हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम देखेंगे 10th सीबीएसई हिस्ट्री का जो चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया का 5th पार्ट। अभी तक हम इसके 4 पार्ट और बना चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उनको भी देख लीजिए ताकि आपको ये पूरी की पूरी जो चैप्टर की कहानी है वो समझ में आ जाए ठीक से। अभी तक हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरीके से साइमन कमीशन का विरोध होता है और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हो जाता है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 2 बार लॉन्च होता है। एक बार वो हॉल्ट में हो जाता है क्योंकि गांधी जी जाते हैं लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, जो अनसक्सेसफुल हो जाती है। फिर भी बाद में हम देखते हैं कि किस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो स्लो डाउन हो गया था। इसमें डिफरेंट जो ग्रुप्स थे, जैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट का ग्रुप था, पीजेंट्स का ग्रुप था, रिच पीजेंट्स का था और वर्कर्स का ग्रुप था। उसमें हमने देखा कि कैसे जो उन्होंने इसको देखा था उसमें उनकी डिमांड्स अलग अलग थी और जो कांग्रेस का उनके साथ रिलेशन अलग था, और उन डिफरेंस का भी रोल रहा इसमें इसके स्लो डाउन में। सिर्फ इतनी ही बात नहीं थी, और भी जो सेक्शन थे सोसाइटी के जिनके बारे में हम अब देखेंगे, उन्होंने भी इसमें अपना रोल प्ले किया है। असल में यूनिटी बनाने के लिए बहुत बड़ा लंबा संघर्ष करना पड़ा कांग्रेस, गांधी जी और सभी लीडर्स को। इसमें जो सीक्वेंस आ रहा है वो वुमेन्स के पार्टिसिपेशन का आता है, तो उसको देखते हैं। वुमेन्स ने भी इसमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया था, और वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट माना गया, क्योंकि वो एक खास जेंडर की वजह से एक पूरे की पूरे सोसाइटी के ग्रुप को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही थी। उन्होंने सॉल्ट मार्च में मैन्युफैक्चर किया सॉल्ट। गांधी जी ने दांडी में जाकर जो पानी था उसको उबालकर सॉल्ट बनाया था, तो उन्होंने अपने घरों में यह काम शुरू कर दिया और सिविल डिसोबीडियंस में अपने तरीके से पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा वुमेन्स प्रोटेस्ट में, मार्च में भी पार्टिसिपेट करती हुई हमें कई पिक्चर्स में दिख जाती हैं, जहां पर वो इवन अपने छोटे बच्चों को लेकर आ रही हैं जो उनके गोद में हैं और वो उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। इसमें हम और भी देख रहे हैं कि उन्होंने फॉरेन गुड्स का भी बॉयकॉट करने में अपना योगदान दिया था। जो लिकर शॉप्स थी उनको भी पिक करने में अपना रोल प्ले किया था, जिसकी वजह से बहुत सी वुमेन्स को जो है जेल भी जाना पड़ा। और हम इसमें अगर क्लासिफाइड करें तो हम ये देख पाते हैं कि जो रिच वुमेन्स थी या हायर कास्ट वुमेन थी, उन्होंने थोड़ा ज्यादा पार्टिसिपेट किया इसमें। सारी वो सेक्शन से नहीं आ पाई थी वुमेन्स। और जब भी गांधी जी की कॉल होती थी कि कोई मूवमेंट है या प्रोटेस्ट है, तो वुमेन्स उसको अपनी एक सेक्रेट ड्यूटी ऑफ द नेशन की तरह लेती थी, कि जैसे वो गॉड के लिए कोई काम करने जा रही है, तो ऐसे ही वो ड्यूटी जो है नेशन के लिए उसे करती थी, और साथ ही वो मेंस को भी इंस्पायर कर रही हैं। तो वो अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी, मगर इसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी। उनका इंक्रीजिंग पब्लिक रोल तो दिखाई देता है, लेकिन उनकी पोजीशन में हमें चेंज दिखाई नहीं देता। हम ये देखते हैं कि गांधी जी भी ये मानते थे कि वुमेन्स को जो है घर का ही ध्यान रखना चाहिए, और जो किचन वगैरह है वो काम उनका मेन जो है फर्स्ट प्रायोरिटी का काम है। कांग्रेस भी हमें रिलेक्टेंट दिखाई दे रही है कि हायर पोजीशन दे वुमेन्स को अपनी पार्टी में, तो हमें बहुत लेट कुछ ही वुमेन्स मिलती हैं जो कि पोजीशन पर इस पर पहुंची थी। वो लोग सिर्फ इनको सिंबल की तरीके से एक सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन चाहते थे इनकी, तो उनका जो है हम देख रहे हैं कि उनकी जो पोजीशन है उसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं आ रहा, लेकिन उनका पब्लिक रोल उनका रियली बहुत बढ़ गया था। इसके अलावा हम सिविल डिसोबीडियंस में जो लिमिटेशंस है, इसमें अनटचेबल्स या दलित्स का भी रोल इसमें देख रहे हैं। अनटचेबल्स की अपनी प्रॉब्लम्स थी। अनटचेबल्स कौन होते हैं? अनटचेबल्स वो लोग हैं जो कि अछूत माने जाते हैं, जिनको छूने से जो हायर कास्ट के हिंदूज थे वो अपने आप को करप्ट या पॉल्यूटेड मानने लगते थे, तो इनको छूने से जो है परहेज किया जाता था, इनको बहुत गलत माना जाता था। इसके अलावा इनकी एंट्री जो पब्लिक वेल्थ है या फिर जो टेंपल्स वगैरह हैं, वहां पर भी इनकी एंट्री बैन थी। स्कूल्स में इन बच्चों को जो है अलग बिठाया जाता था, अलग रखा जाता था। तो इन्होंने जो है 1930 में अपने आप को दलित कहना शुरू कर दिया था, तो अब ये जो है आगे दलित के नाम से जाने लगे। तो इनकी अपनी प्रॉब्लम्स थी, तो इसलिए जो है कांग्रेस ने इन्हें इग्नोर किया, क्योंकि कांग्रेस जो है सनातनीज को जो है नाराज नहीं करना चाहती थी। सनातनीज होते हैं जो हायर कास्ट जो हिंदूज हैं, वो सनातनीज के नाम से यहां पर बताया गया उनको, तो उनको जो है नाराज नहीं करें, इसके लिए इनको इग्नोर किया गया था।
आगे देखते हैं, महात्मा गांधी एंड हरिजन्स। महात्मा गांधी ने कहा था कि 100 इयर्स भी लग जाएंगे, यानी 100 इयर्स तक भी स्वराज नहीं आ पाएगा अगर अनटचेबिलिटी जैसी प्रॉब्लम यहां पर सोसाइटी में एग्जिस्ट करती रहती है। तो इसके लिए, इससे निकलने के लिए उन्होंने अनटचेबल्स को हरिजन कहना स्टार्ट किया। हरिजन यानी कि हरि के जो बच्चे, जो हरि से जो पैदा हुए हैं वो, जिससे कि उनका जो थोड़ा स्टेटस है उसको थोड़ा डिग्निफाइड किया जा सके और थोड़ा सा उनका अपलिफ्टमेंट किया जा सके। उन्होंने सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किए ताकि सिक्योर की जा सके टेंपल्स में और अदर जगहों पर उनकी एंट्री, जो कि उनकी बैन थी दलित्स की। इसके अलावा उन्होंने टॉयलेट्स भी क्लीन किए गांधी जी ने, ताकि जो सबसे छोटा काम जो माना जाता है, सबसे निचले दर्जे का जो काम माना जाता है, उन वर्कर्स को भी जो है थोड़ी डिग्निफाइड मिले, उस काम को भी थोड़ी डिग्निटी मिले और लोग उसे बेहतर तरीके से देखें। ये सारे एफर्ट्स यहां गांधी जी कर रहे हैं इनके अपलिफ्टमेंट के लिए। लेकिन दलित जो है इस बात से अभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होते। उनका मानना था कि दलित्स के जो है अपलिफ्टमेंट होना है तो वो केवल जो सॉल्यूशन है वो पॉलिटिकल हो सकता है। तो कहीं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन अगर मिले तो फिर उनकी पोजीशन थोड़ा बेटर हो पाएगी, ये दलित लीडर्स का मानना था। तो ये ग्राउंड्स बन रहे हैं पूना पैक्ट के लिए, जो आगे जाके B.R. अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में होगा। तो ये उनमें से एक रीजन था। दे ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स एंड डिमांडेड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स। अब यहां पर हमें ये वर्ड आया है, इसको समझना जरूरी है, तो इधर देख लेते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट्स ये और ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स, इनमें डिफरेंस क्या है, ये वर्ड है क्या, आगे भी क्योंकि यूज होगा ये। तो ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती थी, कॉन्स्टिट्यूएंसीज यानी कि वो जगह जहां पर के जिस रीजन में से कोई कंटेस्टेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं और बाकी लोग वोट डाल रहे हैं। इलेक्टोरेट्स का मतलब है जो वोट डालते हैं वो। ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स में है कि सारे लोग ज्वाइंटली एक जनरली वोट डालेंगे किसी कंटेस्टेंट को। जब यहां पर ये रिजर्व्ड ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स हो जाएगा तो वो सीट में पर जो है कंटेस्टेंट तो रिजर्व्ड कैटेगरी से आएगा। सपोज वो बैकवर्ड कास्ट से है तो वहां पे कंटेस्ट जो करेगा इलेक्शन वो तो बैकवर्ड कास्ट से होगा, लेकिन जो वोट डालेंगे वो कोई भी, सभी लोग डाल सकते हैं। इसके थोड़ा सा डिफरेंस में अगर हम सेपरेट इलेक्टोरेट्स देखते हैं तो यहां पर वो कैंडिडेट भी उस पर्टिकुलर रिजर्व्ड कैटेगरी का होगा और वो जो लोग वोट डालेंगे वो भी उसी रिजर्व कैटेगरी के ही लोग वोट डालेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट्स का, कि कोई रीजन है वहां पर वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसे मुस्लिम्स के लिए रिजर्व कर दिया गया है और सेपरेट इलेक्टोरेट्स के अकॉर्डिंग वहां मुस्लिम कैंडिडेट ही मतलब कंटेस्ट करेगा इलेक्शन और केवल मुस्लिम वोटर्स ही उसको वोट डालेंगे। तो ये जो प्रिंसिपल था वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स का है। तो यही चीज हम यहां देख रहे हैं कि दे डिमांडेड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स, यहां दलित्स डिमांड कर रहे हैं और ये जो डिमांड रिप्रेजेंट हुई थी ये B.R. अम्बेडकर ने की थी। Therefore, their participation in civil disobedience movement was limited, क्योंकि ये अपने आप को अलग अलग देख रहे हैं, यहां पर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मांग रहे हैं, तो इनका जो पार्टिसिपेशन था सिविल डिसोबीडियंस में वो बहुत कम दिखाई देता है, बहुत लिमिटेड था। आगे देखते हैं, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने डिप्राइव्ड क्लासेस एसोसिएशन स्टैब्लिश की थी। ये इन्हीं के लिए एसोसिएशन स्टैब्लिश की थी क्योंकि इन्होंने फिर ऑर्गेनाइज किया अपने आप को और जो डिमांड कर रहे थे, और इनकी जो डिमांड है इसके साथ ये क्लैश में आते हैं गांधी जी के, क्योंकि गांधी जी बिल्कुल नहीं चाहते थे किसी भी तरीके से सोसाइटी में डिवीजन हो और सोशल इंटीग्रेशन को खतरा हो। गांधी जी जो चाहते थे कि सोसाइटी जो है सोशली इंटीग्रेटेड रहे, सारे लोग मिलकर रहें, तो वो उसको खतरा मानते थे। लेकिन B.R. अम्बेडकर अपनी डिमांड रखते हैं। जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में, वहां पर B.R. अम्बेडकर भी गए थे और इन्होंने वहां पर अपनी डिमांड रखी जो कि मान ली गई थी। इसके अपोज करते हुए गांधी जी चले जाते हैं फास्टिंग पर, जो कि अंटिल डेथ थी, उस डिमांड के अगेंस्ट में। जब B.R. अम्बेडकर देखते हैं कि ये फास्टिंग पर चले गए हैं तो जो अम्बेडकर हैं और इनके बीच में एक पैक्ट होता है, मतलब अम्बेडकर उनसे मिलने जाते हैं और एक बात पर इनमें समझौता हो जाता है। वो बात थी कि कंडीशन वाज द रिजर्व्ड इलेक्टोरेट्स टू दलित्स इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव। रिजर्व्ड इलेक्टोरेट्स उनको दे देंगे, सेपरेट नहीं देंगे। तो इस पर B.R. अम्बेडकर भी मान जाते हैं और गांधी जी भी इस चीज पर एग्रीड हो जाते हैं।
तो ये जो एग्रीमेंट था ये पूना पैक्ट के नाम से जाना गया और ये हुआ था 1932 में। तो हम यहां देख रहे हैं किस तरीके से दलित जो है इसमें पूरे तरीके से उन्होंने पार्टिसिपेट यहां नहीं किया। यही ऐसा ही कुछ होता है मुस्लिम्स के साथ। तो देखते हैं नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम्स, ल्यूकवार्म रिस्पॉन्स टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। मुस्लिम्स की अपनी अलग प्रॉब्लम थी। मुस्लिम्स यहां पर इस तरीके से देख रहे थे कि अगर जो है जब भी फ्रीडम मिल जाती है तो उसके बाद जो सोसाइटी बनेगी उसके अंदर वो अपने आप को माइनॉरिटी में देख रहे थे और बहुत ही डरे हुए थे, वरीड थे इस बात से कि जो मेजॉरिटी में हिंदू क्लास है वो उनकी आइडेंटिटी, उनके कल्चर को सप्रेस कर देगी और उनकी अपनी पहचान कहीं खो जाएगी, उनका डोमिनेशन होगा, क्योंकि जो सोसाइटी है पूरी वो हिंदू मेजॉरिटी की है। तो उनका अपना ये डर जो है उनको जो है इस मूवमेंट से भी अलग रखता है और कांग्रेस से भी थोड़ा सा डिफरेंस में ले आता है। इन 1920 कांग्रेस गॉट एसोसिएटेड विद हिंदू महासभा। अब कांग्रेस यहां पर 1920 का इंसिडेंस है कि कुछ हिंदू जो ऑर्थोडॉक्स एसोसिएशन थी उनके संपर्क में आती है, उनके साथ एसोसिएट होती है, जिसमें एक हिंदू महासभा भी है। तो जब ऐसा होने लगा तो वहां पर एक बात लोग कहने लगे कि जो कांग्रेस है वो सबका रिप्रेजेंटेशन नहीं करती, सिर्फ हिंदूज का रिप्रेजेंटेशन करती है। तो इस वजह से भी जो मुस्लिम्स थे वो अपने आप को एलिनेटेड फील कर रहे थे, बाहर का फील कर रहे थे, मतलब अलग 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 धलक पड़े हुआ। एंड द रिलेशंस बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर्सन। इसी ड्यूरेशन में हम देख रहे हैं कि डिफरेंट जो अगर मार्च निकल रहा है कहीं पर या फिर कोई रिलीजियस इवेंट हो रहा है तो इसमें थोड़ी बहुत हम झड़पें देख रहे हैं जो कम्युनल हो रही हैं, हिंदूज मुस्लिम्स के बीच में स्ट्रगल्स भी देख रहे हैं, जिसमें मिलिटेंट जो रूप है वो भी दिखाई दे रहा है, जो और ज्यादा डिफरेंसेस को शार्प कर रहा है। तो उसमें वेपन्स वगैरह ये सारी चीजें भी हमें दिखाई देती है। दोनों ही जो ग्रुप्स थे वो आपस में इस तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे वेपन्स का। ये जैसे जैसे राइट्स कभी भी कहीं होते थे तो उससे डिफरेंसेस और ज्यादा बढ़ जाते थे। इस चीज को हम देखते हैं इन मुस्लिम लीग का एस्टैब्लिशमेंट। इसी में जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो यहां मुस्लिम लीग एस्टैब्लिश होती है। इसके फाउंडर हैं नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह। ये ढाका में एस्टैब्लिश हो रही है 1906 में। और भी जो लीडर थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे इसके, वो थे मोहम्मद अली जिन्ना, आप लोगों ने नाम सुना होगा इनका, और मोहम्मद इकबाल जो कि प्रेसिडेंट थे 1930 में। इनकी एक फेमस स्पीच भी है जो कि इनके डर को और जो डिफरेंसेस हैं हिंदूज के और मुस्लिम्स के उसको दिखाती है। उस स्पीच में ये कहा गया था कि जो यूरोप में नेशनलिज्म आया है वहां का नेशनलिज्म टेरिटोरियल बेसिस पर है, जबकि इंडियन सबकॉन्टिनेंट का जो नेशनलिज्म है ये सोशल बेसिस पर है। तो वहां का जो नेशनलिज्म वो यहां पर अप्लाई नहीं किया जा सकता, सेम फॉर्मूला यहां पर अप्लाई नहीं हो सकता। इसके अलावा उन्होंने उस स्पीच में यह भी कहा था कि जो हिंदूज हैं उनको लगता है कि सेपरेट जो इलेक्टोरेट्स की डिमांड है तो वो एक्चुअल में डिमांड कर रहे थे कि हमें मुस्लिम इंडिया चाहिए विद इन इंडिया। तो इस तरीके की जो डिमांड है ये किस तरीके से जो है नेशनल इंटीग्रिटी को और नेशनल यूनिटी को जो है सफर कराएगी, वो उसके लिए ठीक नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है, उनकी ये डिमांड पूरी तरह सही है। और इसको देखने के लिए जो कंडीशन है मुस्लिम्स की, जो इकोनॉमिक कंडीशन है बंगाल में और जो इकोनॉमिक कंडीशन है पंजाब में, जहां पर के मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं, वहां देखना चाहिए। तो एक तरीके से उनकी स्पीच इस का जस्टिफिकेशन थी कि वो जो इलेक्टोरेट्स की डिमांड कर रहे हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट्स की, वो डिमांड सही है। अभी तक यहां पर पाकिस्तान का नाम नहीं आया है, जो कि बाद में इसमें आएगा भी। ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड जब आगे और बढ़ेगी तो फिर नाम वहां आना शुरू होगा। आगे देखते हैं, ऐसा नहीं हुआ कि जो डिफरेंसेस थे ये सोसाइटी के, इनको कोप अप कराने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं हुए। ऐसी कोशिश भी हुई कि ये दोबारा से डिफरेंसेस जो है खत्म हो जाए और ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस साथ साथ आ जाए। ऐसा हमें यहां पर भी दिखाई देता है 1927 में। ऐसा लगने लगा था कि एक अलायंस बन जाएगा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। जो डिफरेंस था वो इस बात को लेकर था कि रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा फ्यूचर में, जो असेंबली बनेगी
जो लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगी सेंट्रल उसमें गवर्नमेंट में और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, उसमें कैसे जो सीट्स का डिवीजन होगा, कितना रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम्स को मिलेगा, कितना हिंदूज को मिलेगा, इस बात के ऊपर सारा जो है गेम हो रहा है। यानी कि उनकी जो डिमांड है वो यहां हो रही है और उनको डिनाई ये हो रहा है। इसमें मोहम्मद अली जिन्ना वांट्स एन एश्योरेंस फॉर रिजर्व सीट्स इन सेंट्रल असेंबली एंड रिप्रेजेंटेशन इन मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस। ये मोहम्मद अली जिन्ना की डिमांड थी जो बहुत स्ट्रांगली उन्होंने की थी। जो यहां पर ये मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस की बात कर रहे हैं, ये पंजाब के ही उस रीजन की बात कर रहे हैं जो आजकल पाकिस्तान में है, और बंगाल के उस रीजन की बात कर रहे हैं जो इस वक्त तो बांग्लादेश में है लेकिन उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान का पार्ट बना था। ये जो डिमांड्स होती हैं, ये सारी की सारी जो नेगोशिएशन है ये खत्म हो जाती है एक तरीके से। इनको बहुत बड़ा धक्का लगता है, ये फेल हो जाती हैं इन 1928 जब ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन आता है फ्रॉम M.R. जयकार की तरफ से। ये हिंदू महासभा के थे और इन्होंने जो ये बार बार डिमांड और इतना स्ट्रांगली जो आ रहा था, इसको फिर जो है इस निगोशिएशन को जो है इन्होंने पूरी तरीके से अपोज किया था उसमें। तो ये पूरा जो है निगोशिएशन यहां पर फेल हो जाता है। तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से डिफरेंसेस जो है वो कम नहीं हो पाए। लेकिन नेशनलिस्ट लोगों ने जो नेशन को देख रहे थे और उसमें यूनिटी को देखना चाहते थे, उन लोगों ने और भी बहुत सारे तरीकों से यूनिटी लाने की कोशिश करी इंडिया के अंदर। इसमें जो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग है, यहां पर कुछ मूवमेंट्स चलते हैं छोटे छोटे, उनको भी समझ लेते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो रोल प्ले कर रहा है यूनिटी लाने में, वो है थ्रू यूनाइटेड स्ट्रगल। जब गांधी जी ने कॉल किया, चाहे वो सिविल डिसोबीडियंस हो या नॉन कॉपरेशन हो, तो हमने देखा कि डिफरेंसेस थे लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग सामने आए और उन्होंने मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। चाहे उनकी वजह अलग अलग हो, कोई उसे स्वराज्य को किसी तरीके से देख रहा है, कोई किसी तरीके से देख रहा है, लेकिन इमोशनली क्योंकि वो एक ही दुश्मन के खिलाफ थे, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, तो उनके अंदर एक कॉमन जो है कॉमनैलिटी आती है, एक कलेक्टिवनेस आती है, एक यूनिटी डेवलप होती है। तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो स्ट्रगल है, ये इसमें एक रोल प्ले कर रही है। इसके अलावा जो कल्चरल प्रोसेसेस है, इन्होंने भी जो इमेजिनेशन है उसको बहुत कैप्चर किया। इमेजिनेशन, अब ये इमोशनल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, किस तरीके से हम इमेजिनेशन में इमोशनली किसी चीज के साथ अपने आप को एसोसिएट कर पाते हैं। इसमें एक पिक्चर आई थी जो कि बाल गंगाधर तिलक की थी, और उस पिक्चर में उनके चारों तरफ डिफरेंट जो कम्युनिटीज हैं उनके सिंबल्स थे, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहे थे कि जो कांग्रेस है या जो लीडर्स हैं वो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। तो एक तरीके से इमोशनली वो जो है कन्विंस करना चाह रहे हैं या ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि हम सब एक साथ यूनाइटेड होकर अपना जो पर्पस है उसको फुलफिल करें। इसी में फीमेल एलिगरी, इंडियन फीमेल एलिगरी का भी चर्चा आती है, और वो थी भारत माता। आप लोगों ने अगर जर्मनी का पढ़ा है तो जर्मनी की भी एक इसी तरीके से फीमेल एलिगरी है जिनका नाम है जर्मेनिया। तो हमने वर्ल्ड हिस्ट्री में भी इसको देखा था। तो इंडिया की जो फीमेल एलिगरी है वो है भारत माता। इनको बनाया था, क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इन्होंने बनाया था इनको, यानी कि पहली जो इनकी इमेज थी वो वहां से आ रही थी। और जिन्होंने कि वंदे मातरम भी लिखा था, इन्हीं ने वंदे मातरम भी लिखा था 1870 में। ये जो इमेज है, ये सबसे पहले जिस तरीके से आई वो इस तरीके से दिखाया गया। एक तो फीमेल फिगर है, और ये फीमेल फिगर इसलिए है कि जो पूरा कंट्री है वो इनसे अपने आप को एसोसिएट कर पाए और इनके साथ अपने आप को लिंक कर करके इनके साथ एक रिलेशन स्टैब्लिश हो पाए। जैसे उनकी जो पहली पिक्चर आ रही थी वो चेन्स में उनको बांधा हुआ है और वो कैद में है। तो उससे रिप्रेजेंटेशन हुआ कि जो हमारी भारत माता है, यानी कि हमारा जो कंट्री है, वो ब्रिटिशर्स ने अपनी कैद में किया कर रखा है और हमें उसको छुड़ाना है, हमें उनको आजाद कराना है। तो ये एक इमोशनली जो है मूवमेंट के साथ जोड़ने के लिए लोगों के लिए अपना काम ये चीजें भी कर रही थी। इसमें हम देखते हैं अवनिंद्रनाथ, ये रविंद्रनाथ नहीं है, ये अवनिंद्रनाथ टैगोर है। 1905 में इन्होंने एस्थेटिक जो है एक फिगर बनाई थी भारत माता की, जिसके अंदर वो एक सेंट की भूमिका निभा रही है, सेंट के तरीके से है,
और उनके 4 हाथ हैं। एक हाथ में उन्होंने एक बुक ली हुई है, वेद है उसके उसमें बुक में, बुक एक्चुअली वो वेद ही है। और एक हाथ में खाने के लिए कुछ है, कपड़े हैं, और एक हाथ में माला है। वो एक प्रॉपर जो मदरली फिगर है कंट्री से, उसको रिप्रेजेंट कर रही है कि जो कंट्री है वो कंट्री जो है हमारी मदर की तरह है। जैसे मदर हमारा ख्याल रखती है, सारी चीजें हमें प्रोवाइड करती हैं, ऐसे कंट्री भी हमें ऐसी जो है हमारी जो मदरलैंड है वो भी हमें सारी चीजें प्रोवाइड करती है। तो ये भी फिगर हमें यहां देखने को मिलती है। इसके बाद कुछ और फिगर्स भी आई, जिसमें कि एक फिगर में जो भारत माता है उसको थोड़ा ऑथोरिटेटिव दिखाया, जिनके एक तरफ शेर बैठा हुआ है और एक तरफ एलिफेंट है, तो वहां पर उनकी अथॉरिटी प्रूव हो रही है। जैसे जैसे मूवमेंट्स आगे बढ़े और जरूरत समाज को दिखी, वैसे वैसे इनको भी यहां बनाया गया। एक पिक्चर में जवाहरलाल नेहरू अपने हाथ में भारत माता की फोटो लिए हुए अपने चेस्ट के साथ लगाए हुए भी दिखाई देते हैं। वो इसमें ये शो कर रहे हैं कि हम उनके आगे झुकते हैं, यानी कि लीडर्स जो है भारत माता से बहुत प्यार करते हैं और उनके आगे अपना सिर भी झुकाते हैं। तो ये इस तरीके से उसको रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, या लोगों को जो है इमोशनली अटैच किया जा रहा था इन मूवमेंट्स के साथ, और उनमें यूनिटी लाई जा रही थी। इसमें एक और रोल प्ले होता है, वो है इंडियन फोकलोर्स का, जिसका रिवाइवल किया गया। नेशनलिस्ट ये भी देख रहे थे कि जो इंडियन फोकलोर्स हैं ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ यूरोप में भी हुआ था और यहां पर भी वैसा ही हुआ कि वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं देशभक्ति लाने में। तो इट वॉज बिलीव दैट फोकलोर्स वॉज नेशनल लिटरेचर, और ये एक नेशनल लिटरेचर है। पहले देख लेते हैं ये है क्या। तो ये हमारी जो पौराणिक और जो कल्चरल जो पुराने जो लोग हमें कहानियां, किस्से और जो लोकगीत वगैरह जो सुनाते हैं, ये वो चीज है। तो इसको कहा गया कि ये नेशनल लिटरेचर है और मोस्ट ट्रस्टवर्दी है। इसकी ये मोस्ट ट्रस्टवर्दी मैनिफेस्टेशन है जो हमारा कल्चर चला रहा है उसकी। इसके ऊपर पूरे तरीके से विश्वास किया जा सकता है और ये पूरे तरीके से सही है। इसके अंदर नेशनलिस्ट बिगिन रिकॉर्डिंग सॉन्ग्स एंड टेल्स देयरफॉर। तो नेशनलिस्ट क्या करते हैं, जो सॉन्ग्स हैं, जो स्टोरीज हैं, वो गांव गांव में जाकर घूमकर उनको इकट्ठा करना, उनका संग्रह करना, वो सब स्टार्ट कर देते हैं। इसमें हम देखते हैं कि ये ही ट्रू पिक्चर होते हैं हमारे ट्रेडिशंस की, ट्रू पिक्चर, प्योर पिक्चर, और बिल्कुल उससे जो है ये चीज साबित की जा सकती है कि ये बिल्कुल ठीक है और इन पर भरोसा किया जा सकता है। ये हमारी हिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे तरीके से। इसमें जो रोल प्ले किया था, अच्छा इसमें एक और है कि इसको जो है डैमेज किया है ब्रिटिशर्स ने। ये ट्रू कल्चर है, सारा कुछ है, लेकिन हम अगर थोड़ा सा पीछे जाकर देखें लगभग 100 इयर्स में, तो ब्रिटिशर्स ने भी इंडियन हिस्ट्री को कंपाइल किया था और उसको अपने तरीके से इंटरप्रिटेट भी किया था। तो उनका अपना नजरिया उससे बन गया था, खैर हम वो आगे देखेंगे। बट ब्रिटिशर्स ने डैमेज किया है हमारी जो ये संस्कृति है इसको, और अब हमें इसको दोबारा से जगाना है ताकि इसकी हेल्प से देशभक्ति जगाई जा सके लोगों में। तो इसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने लीड किया था ये पूरा जो फोक रिवाइवल का मूवमेंट है, और उन्होंने कलेक्ट किए थे बैलेड्स। बैलेड्स क्या होते हैं, ये छोटी छोटी कहानियां होती हैं जिसमें कि मॉरल्स होते हैं, कोई सीख होती है उसमें छिपी हुई। तो ये इन्होंने कलेक्ट की थी, खुद ही कलेक्ट की थी बंगाल में। इसके अलावा राइम्स हैं, नर्सरी राइम्स, छोटे बच्चों की जो छोटी छोटी कविताएं होती हैं, और मिथ्स, ये सारी चीजें इन्होंने कलेक्ट की। इसके अलावा एक नाम आता है नतेशा शास्त्री का। इन्होंने फोकलोर्स ऑफ साउथ जो है कलेक्ट किया था, और ये है 4 वॉल्यूम्स है ये, और इसमें तमिल फोक टेल्स हैं। तो ये भी इसी में आगे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और इससे लोगों को इमोशनली अटैच किया जा रहा है। इसमें कुछ सिंबल्स का भी यूज हो रहा है, जिसमें हम यहां बात करेंगे फ्लैग की। तो जब स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था तो एक फ्लैग आता है, एक तरीके से जो है लोगों के सामने आता है एक फ्लैग जो कि ट्राई कलर था, 3 कलर का, जिसमें ऊपर का जो पार्ट था वो ग्रीन था, फिर बीच का पार्ट येलो है और फिर नीचे का पार्ट रेड है। इसमें 8 लोटस हैं जो कि इंडिया की 8 प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसके अलावा इसमें एक मून है और एक सन भी है।
ये यहाँ पर जो कॉम्युनल इंटीग्रिटी है, कॉम्युनल यूनिटी है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये आता है। इसके अलावा एक जो फ्लैग है, ये स्वराज फ्लैग गांधी जी ने बनाया था, और इसमें सबसे ऊपर ये व्हाइट कलर है, बीच में ग्रीन है और नीचे रेड है, बीच में चरखा भी बना हुआ है। तो ये गांधी जी ने बनाया था, और जब इसको लेकर, इस फ्लैग को लेकर प्रोटेस्ट वगैरह की जाती थी, तो ये भी शो करता था कि हम अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हैं, हम अपने लिए जो ये चरखे के थ्रू या कपड़ा वगैरह जो भी हमारी गुड्स है, वो अपना अपना सेल्फ अपने आप को डिफाइन कर सकते हैं। फाइनली 22 जुलाई 1947 को, जो अभी जो हमारा नेशनल फ्लैग है, वो अडॉप्ट किया जाता है 22 जुलाई को। और ये किसने किया था? ये किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको अपनाया था कि ये हमारा नेशनल फ्लैग होगा। 22 जुलाई 1947, अब ये फ्रीडम से पहले के कुछ दिन पहले की बात है। इसमें आगे देखते हैं एक रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, जो अभी बात कर रहे थे हम। जो हिस्ट्री अभी तक लोगों के सामने आ रही थी, या जो जिस तरीके से ब्रिटिश समझ रहे थे इंडियंस को, वो देखते हैं यहां। ब्रिटिशर्स सॉ इंडियंस एज बैकवर्ड, प्रिमिटिव एंड कांट गवर्न देमसेल्व्स। बहुत ही पिछड़े हुए बैकवर्ड लोग हैं, पुरातात्विक बिल्कुल प्रिमिटिव लोग हैं, जैसे जंगलों में पहले रहा करते थे, और इंडिया के ऐसे लोग हैं जो अपने आप को गवर्न नहीं कर सकते। तो ऐसी इमेज यहां पर आ रही थी। इसलिए इंडियन स्टार्टेड लुकिंग टू इंडियन ग्रेट हिस्ट्री, तो इंडिया की हिस्ट्री को जो है देखना शुरू करते हैं। एंड फेल्ट द नीड ऑफ सेंस ऑफ प्राइड। अब ये देखा जाता है कि जब अपने आप ही हम हीन भावना से ग्रस्त रहेंगे, तो हम कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते। तो अपने आप में एक सेल्फ प्राइड लाने के लिए, अपने ऊपर गर्व करने के लिए, ये जो है हिस्ट्री का, उसको ठीक से देखना, उसके वो पार्ट आइडेंटिफाई करना जो कि ग्लोरिफाइड है, जो कि बहुत प्राउड से भरे हुए हैं, ये बहुत जरूरी लगा। इसी सीक्वेंस में हम देख रहे हैं, सो दे रोट अबाउट ग्लोरियस डेवलपमेंट्स, एग्जाम्पल कल्चर, आर्ट, साइंस एंड मैथमेटिक्स। इन फील्ड्स में जो ग्लोरियस काम हुआ है, जो जितना अच्छा अच्छा काम हुआ है, इंडिया का जो हिस्ट्री है वो बहुत ही ग्लोरिफाइड रहा है। इतना कि यहाँ के वॉरियर्स बहुत फेमस रहे हैं, यहाँ की जो फौज थी वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि और विदेशी लोग जो है यहाँ पर आने से कतराते थे। तो इतना जो अच्छा ग्लोरिफाइड जो हिस्ट्री है, उसके बावजूद यहाँ के लोगों को, कुछ लोग बाहर से आते हैं, कुछ सैनिक आते हैं और वो इनके ऊपर रूल कर रहे हैं। तो इस तरीके से इसको देखा जा रहा था कि हमारा ग्लोरिफाइड जो पास्ट है वो हमको बहुत ज्यादा प्राउड से भर देगा। ये भी बात बोली गई कि आज अगर कोई फॉरेन ट्रेवलर आएगा तो वो ये कहेगा कि हमने आपका बहुत अच्छा इतिहास देखा है, जब आप बहुत पावरफुल हुआ करते थे, आपने बहुत सारी जंगें जीती हैं, और अब ये कुछ मुट्ठी भर सैनिक आकर आपके ऊपर कैसे राज कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से अगर कोई फॉरेनर आएगा तो वो ऐसे बोलेगा। ये भी इसमें हम देख रहे हैं। आगे ये जो सारा कुछ हो रहा था, हिस्ट्री को दोबारा से या रीइंटरप्रिटेशन इसका हो रहा था, ये इतना सीधा नहीं था, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी थी, क्योंकि हिस्ट्री जो रीडिफाइन हो रही थी या उसको एनालाइज किया जा रहा था, इसमें जो पोर्शन आ रहा था निकल के, ग्लोरिफाइड पोर्शन आ रहा था, वो ज्यादातर हिंदूज जो रूलर्स थे उनका आ रहा था। इसकी वजह से जो उस वक्त की जो पिक्चर्स थी, या कोई श्लोक है या फिर कोई और कहानी है जो उनके बारे में थी, वो लोगों के साथ शेयर करी जा रही थी, बांटी जा रही थी। यहां पर हम देख रहे हैं कि मुस्लिम्स फिर से अपने आप को थोड़ा सा अलग फील करने के लिए, उनके लिए ये वजह भी थी कि ये तो सिर्फ हिंदूज की जो है ग्लोरिफिकेशन यहां पर हो रही है, तो उन्हीं का सब कुछ है। तो ये सारी चीजें इतनी सीधी नहीं जा रही थी जितनी की जा सकती थी। इसके कंक्लूजन में हम देखते हैं कि मेनली ब्रिटिशर्स ने रोल प्ले किया सबको यूनाइट करने में और नेशनलिज्म की फीलिंग को लाने में। इसके अलावा जो गांधी जी हैं वो सबसे ज्यादा ट्राई कर रहे हैं यूनिटी लाने के लिए। सारे डिफरेंसेस के बावजूद गांधी जी लगे हुए हैं कि कैसे भी यूनिटी आ जाए। और ऑल हैव देयर ओन व्यूज ऑन स्वराज, ये भी हमने देखा कि सबका अपना अलग इंटरप्रिटेशन है, कि जो व्यूज है स्वराज के वो सबके लिए अलग अलग थे। फाइनली हमने ये देखा कि जो नेशन है वो इस तरीके से इमर्ज होता है डिफरेंट जो वॉइसेस हैं उसके साथ। बहुत सारे सेक्शंस थे, बहुत सारे लोग अपने तरीके से इंटरप्रिटेट कर रहे हैं,
लेकिन वो सारे के सारे एक साथ भी जुड़ पाए और एक साथ एग्जिस्ट भी कर रहे हैं। इसके साथ ये चैप्टर तो खत्म होता है और हम आशा करते हैं कि आपने जो हमारे पिछले सारे जो अगर ये सारे पांचों वीडियो देखे हैं तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अब आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। मीनवाइल अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले और आप भी इसके आने वाले जो हम चैप्टर इसके ऊपर डालेंगे वो भी आप आराम से इसे देख पाए। आपने इस वीडियो को देखा, थैंक यू वेरी मच।